मैं अपने घर का लगभग 1 किलोमीटर का दूरी पर था। मेरा ट्रक का स्पीड नॉर्मल ही था। आसमान में चांद निकला हुआ था। लगभग आधी रात हो चुकी थी। तभी मैं देखता हूँ कि सामने मेरे ट्रक के एक औरत दौड़ती जा रही है। जितनी मेरे ट्रक की स्पीड थी उससे कुछ तेज। मैं हैरत में पड़ गया था। ये क्या है भाई? रात को टाइम जबकि सड़कें सुनसान पड़ी हुई है। मैं उस औरत की तरफ देखने लगता हूँ कि आखिर ये क्यों दौड़ रही है और वो भी मेरे ट्रक से तेजी से आगे जा रही है। क्या है ये? जब तक मैं कुछ सोचता, मैं जब तक समझता, तब तक वो औरत मुड़ के मेरी तरफ देखती है दौड़ते दौड़ते। मैं देखता हूँ एक जवान महिला है। उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास ऐसा ही दिखाई दे रहा था। अचानक फिर अपना चेहरा घुमाती है और तब तक मेरे शरीर में गनगनाहट सी होने लगी थी। जैसे उसकी नज़रों में मेरी नज़र मिलती है, पूरे शरीर में जैसे लगता है कि करंट फैल चुका है। वो औरत फिर तेजी से आगे की तरफ दौड़ती जा रही है और जैसे मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, अपने ट्रक से उसका पीछा कर रहा हूँ, आगे भाग रही है, मैं उसका पीछा करता जा रहा हूँ। एक विशाल पेड़ जिसका तना मोटा सड़क के किनारे, वो औरत उसी तने के पास जाके खड़ी हो जाती है। मेरा हाथ से जैसे कंट्रोल ट्रक का छूट चुका था। वो ट्रक अब उसी औरत के पास दौड़ता हुआ सड़क से हट करके जैसे उस पेड़ से टकरा ही जाएगा। मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, ब्रेक लगाता हूँ, स्टीयरिंग संभालता हूँ, लेकिन सब कुछ फेल हो चुका था। अचानक उसी पेड़ से हमारा ट्रक टकरा जाता है। धड़ाम से आवाज़ आती है। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता है। जब मेरी आँख खुलती है तब मैं हॉस्पिटल में अपने आप को पाता हूँ। मेरे परिवार के लोग, मेरा ट्रक के मालिक, सब मुझे खड़े दिखाई देते हैं। हालांकि मुझे बाहों में कई जगह पर पट्टियाँ बंधी हुई थी, लेकिन मैं अपने आप को फिट पा रहा था। मैं देखता हूँ अपने परिवार को और तब परिवार कहता है, बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? तब मैं कहता हूँ, मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। लेकिन जब मेरा मालिक आ जाता है और कहता है मेरा नाम लेकर के, संजीव क्या हो गया था बच्चा? क्या हो गया था? तुमने पेड़ के साथ ट्रक कैसे एक्सीडेंट करवा दिया? क्या तुम्हें पेड़ दिखाई नहीं दिया या तुम नशे में थे? मैं सोचने लगा था। मालिक का शब्द जैसे दूर से नज़र आ रहा था। महसूस कर रहा था कि गहरे कुएं से मालिक की आवाज़ आ रही है। अचानक मुझे अंधेरा हो जाता है और तब वही दृश्य मुझे नज़र आता है। मैं देखता हूँ कि मैं अपना ट्रक को आराम से सड़क पर दौड़ा रहा हूँ और तभी मेरे सामने में एक महिला आगे आगे दौड़ने लगती है। आखिरकार वो मेरी नज़रों से नज़रें मिलाती है, मुड़ के देखती है। इसके बाद ना जाने मुझे क्या हो जाता है। मेरा शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, गनगनाहट शरीर में होने लगती है। वो एक मोटे पेड़ के पास में जाके खड़ी हो जाती है और तब तक मेरा कंट्रोल छूट चुका था। मैं ये स्टीयरिंग लॉक सेट कर रहा हूँ कि भाई उस तरफ मेरा ट्रक नहीं जाना चाहिए, ब्रेक लगाता हूँ कि ट्रक रुक जाना चाहिए, लेकिन सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया था। और उसके बाद उसी पेड़ से जाकर मेरी ट्रक टकरा जाती है। मैं एकदम हिल जाता हूँ। जैसे लगता है कि मेरे आंखों के आगे से अंधेरा छट चुका है। मालिक मुझसे कह रहे थे कि नहीं नहीं, आराम कर लो, जब तुम्हें याद आ जाए तब बता देना। लेकिन मुझे याद आ गया था और तब मैं कहने लगा कि मालिक मैं सारी बात बता देता हूँ। ऐसा लग रहा था कि मालिक मेरे बात पर यकीन नहीं कर रहे हो। यहीं से मेरी बर्बादी का सफ़र शुरू हो चुका था। दोस्तों, ये जो कहानी का मुखड़ा मैंने सुनाया है, उनका नाम है संजीव। उड़ीसा के रहने वाले, ट्रक चलाने का काम करते थे। उड़ीसा के शहर संबलपुर जिला का वो निवासी थे, एक छोटे से कस्बे का। ट्रक चला करके उनके परिवार का भरण पोषण होता था। उनका बड़ा भाई भी ट्रक चलाने का काम करता था। अब दो ड्राइवर थे उस घर में। अब पिता जो थे ना, वो चाय पानी का सड़क पर दुकान किया करते थे। उससे भी थोड़ी बहुत आय हो जाती थी, लेकिन अभी उनकी दुकान बंद पड़ी थी। उनका पिता का देहांत हो चुका था और वो दुकान को कोई चलाने वाला नहीं था। कई बार कोशिश किए कि किसी को दुकान किराए पर दे दें, क्योंकि सड़क पर थी, सामने ठेका था, लेकिन कोई दुकान उनको खरीदना नहीं, किराए पर भी लेने को राजी नहीं था।
उनका कहना था कि रोड के उस तरफ में अब वास्तव में ऐसा कुछ जगह था जहाँ पर भूत प्रेत लोगों को नज़र आता था। तो लोग डर जाते थे, वो दुकान लेना नहीं चाहते थे। सड़क के दूसरी तरफ में दुकान उनको चाहिए थी, लेकिन इस साइड में नहीं। उनका कहना था कि आगे में थोड़ी दूर जाकर के शमशान है, भूत प्रेत वहाँ से आती रहती है। वो लोग डर जाते थे। हमारी दुकान बंद के बंद पड़ी थी। लेकिन जब ये घटना होती है ना, तब संजीव का जीवन में बदलाव होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल 33। इस चैनल पर मैं भूत प्रेत से संबंधित कहानियाँ आपको हर रोज़ रात को मैं सुनाता हूँ। तो चलिए आज भी इस कहानी को शुरुआत करते हैं संजीव के शब्दों के द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम संजीव, मैं ट्रक ड्राइवर था। लेकिन जो मैंने पिछली घटना आपको बताया, जो मेरे साथ में हुआ था, मैं बड़ा मुश्किल में आ चुका था। जब मैं स्वस्थ होता हूँ ना, तब मुझे नौकरी के टोटे पड़ जाते हैं। ट्रक तो मालिक सुधार लेते हैं, ट्रक तो सुधर जाती है, लेकिन जब मैं आराम करता हूँ, जब मैं स्वस्थ हो जाता हूँ, अपने मालिक के पास जाता हूँ कि सर अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मुझे तो अब ट्रक का चाबी दे दीजिए। तब कहते हैं भैया मैंने दूसरा ड्राइवर रख लिया, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं कहने लगा साहब मैं आपके साथ में इतना दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, आपके गांव का हूँ, तो आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। तब कहते संजीव भरोसा भला मैं कैसे करूँ, जो तुमने मुझे घटना बताई है ऐसा असंभव है साहब, ये संभव हो ही नहीं सकता है। मैं लाख बताता रहा कि मालिक इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जो मेरे साथ में रात में घटी थी वही तो मैं सच बताया था। लेकिन मालिक मेरी बात को जरा भी विश्वास नहीं करता है, नौकरी से मना ही कर देता था। इसके बाद तो मैं जहाँ भी जाता था मुझे कोई नौकरी देता नहीं था। सब मेरी तरफ देख करके मुस्कुराते थे, तुम वही ड्राइवर हो ना जो तुम फलाने के पास में काम करते हो, तुम उस रात को तुम्हारे साथ में जो ऐसे घटना घटी थी सब जान चुके थे। अब हमारे कस्बे के बाद फैलने में टाइम थोड़ी लगता था, फैल चुका था। जहाँ जहाँ मैं नौकरी की तलाश में जाता था सब मुझे मना कर देते थे, भाई मुझे अपना ट्रक को एक्सीडेंट नहीं करवाना, कहीं और जाके नौकरी ट्राई करो। सच कहूँ ना, मुझे कोई नौकरी मिल नहीं रहा था। मेरा बड़ा भाई बहुत कोशिश कर रहे थे, चिंता मत कर संजीव, मैं कहीं ना कहीं तुम्हारा जुगाड़ लगा दूंगा। लेकिन वो लंबे दूरी का ट्रक चलाया करते थे, एक बार निकलते थे तो महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन पर लौट के आते थे। उन्होंने भी बहुत कोशिश किया जब हमारे शहर में थे, हमारे कस्बे में थे, लेकिन सब ने मना कर दिया मेरे बड़े भाई को कि नहीं भाई तुम्हारी बात अलग है, लेकिन संजीव शायद नशे में रहने लगा है, तभी तो ये बहकी बहकी बात करता है, मैं इसको नौकरी नहीं दूंगा। सही में मेरा धैर्य तो था टूट चुका था। मुझे लगने लगा कि अब मुझे काम मिलेगा नहीं। अब मैं अपने घर पर बैठ करके यही सब बातें सोचता रहता था। मैंने कभी ज़िंदगी में भूत प्रेत का सामना नहीं किया था, ना मैंने कभी भूत प्रेत को देखा था अपनी आंखों से। लेकिन उस घटना के बाद मेरा नज़रिया बदल जाता है। मैं भूत प्रेत पर कभी विश्वास नहीं किया करता था, लेकिन जब उस रात को मेरे साथ में वो सब घटना होती है ना, मेरा सोचने का तरीका ही बदल जाता है। मुझे डर भी लगने लगता है। जब मैं रात को अपने कमरे में सोता हूँ, वही सब घटना मेरे साथ में दिमाग में घूमने लगती है। मुझे लगता है कि मैं उसी ट्रक में हूँ, ट्रक चला रहा हूँ और सामने से वही औरत दौड़ती जा रही है। औरत मुझे मुड़ के देखती है और फिर एक मोटे पेड़ की तरफ भाग खड़ी होती है। मेरा ट्रक पीछा करता है और मैं ट्रक से टकरा जाता हूँ। बस यही चीज़ मुझे बार बार दिमाग में आती रहती थी। कभी कभी तो मुझे भयानक भयानक सपना भी आता था, जैसे मैं उसी जगह पर हूँ, मेरे पास में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा ट्रक नहीं है, ट्रक ना जाने कहाँ है, लेकिन मैं उसी पेड़ के पास में हूँ। वही औरत पेड़ पर बैठी हुई मुझे दिखाई दे रही है, अब मुझे इशारा कर रही है, मेरा नाम लेके बुला रही है, संजीव आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आके मेरे साथ में बैठो, हम बातचीत करेंगे। तभी मेरी नींद टूट जाती है। मैं पसीने से नहाया रहता हूँ, ऐसा लगता है कि अभी मैं उसी जगह से मैं लौटा हूँ। मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ। इसके बाद तो
सब कुछ मेरा बदल चुका था। मैं तो रात में कहीं जाने से बचने लगा था। डर मेरे इतने शरीर में आ चुका था। घर वाले भी अब मुझसे परेशान हो चुके थे। जब मुझे कहते कि संजीव थोड़ा जा कर के पास के दुकान से सामान ले आ, रात के टाइम, जब शाम के टाइम, तब मैं मना कर देता था कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है और औरत मुझे रास्ते में मिल जाएगी। पहले पहले तो हमारे घर वालों को लग रहा था कि ये सदमा है, सदमा से मैं उभर जाऊंगा। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और मैं उसी सदमे में फंसता जा रहा हूँ, तब परिवार के लोग एक्टिव हो जाते हैं। उनको लगने लगता है कि मामला बिगड़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब मुझे एक तांत्रिक के पास में लेके जाते हैं। तांत्रिक मेरा झाड़ फूक करता है और कहता है कि 2-3 बार आना पड़ेगा और फिर सब कुछ सही हो जाएगा। वैसा ही मेरे परिवार मेरे साथ में करता है। 2-3 बार मैं उसके पास जाता हूँ, झाड़ फूक करता है और फिर कहता है तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, अब तुम्हें डर नहीं लगेगा। अब वास्तव में मुझे डर जो था ना, धीरे धीरे धीरे, टाइम तो जरूर लगा था, महीना दिन लगा था, लेकिन अब मुझे भयानक सपना कोई नहीं आता था। रात का जब मैं बाहर निकलता था मुझे डर नहीं लगता था। ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं पहले था, मैं फिर से वैसा ही हो गया। लेकिन अब फायदा क्या? अब तो मुझे कोई ट्रक पर नौकरी नहीं दे रहा था, लेकिन ये फायदा जरूर हुआ था कि वो डर जो था मेरे शरीर में बैठा हुआ, वो गायब हो चुका था। इतना ही मेरा उस तांत्रिक से भला हो पाया था। मैं खुश हो गया था, चलो कम से कम मैं डर से तो बाहर निकला। मैं तांत्रिक से बहुत पूछने की कोशिश किया कि उस औरत का राज क्या है। तांत्रिक मुस्कुरा देता था, बोलता था आम खाओ ना, पेड़ गिरने से क्या फायदा, तुम उसका पास जाना चाहते हो क्या? वो मुस्कुरा मुस्कुरा करके मेरी बात का जवाब देता था। और जब मुस्कुराता था ना, तो मुझे बड़ा ही अजीब लगता था उसकी मुस्कुराहट। खैर उससे मेरा पीछा छूट चुका था, लेकिन मैं बेकार बैठा हुआ था। उम्र भी मेरी अच्छी खासी हो गई थी, मेरे बड़े भाई की शादी हो गई थी, मेरी भाभी आ गई थी, अब मेरा नंबर था। लेकिन मेरे पास में कोई काम धंधा नहीं था। मैं बहुत परेशान रहता था। हम दोनों भाई कमाते थे तो हमारा घर में सब कुछ मज़े में चलता रहता था। अब तो एक ही भाई के सहारे मेरा बड़ा परिवार था, और कैसे चलता भाई। रह रह के मेरी भाभी मुझसे इशारों में बोला करती थी, कहती थी संजीव दादा आप भी कुछ काम कर लो ना, देखो वो अकेले वो ट्रक चलाते रहते हैं, लंबी लंबी दूरी का सफ़र करते, महीनों दिन में घर में आते हैं, सारा पैसा खर्च हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। अभी तो आपकी शादी ब्याह करना है, पैसा कहाँ से आएगा। बात भाभी तो बड़ी दूर की कर रही थी, दूर की कौड़ी वाली बात थी वो। मैं कहता था भाभी मैं तो तलाश कर रहा हूँ, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा है। और तब भाभी वो बात बताती है जो मैं अपने दिमाग में कभी लाया ही नहीं था। भाभी सब मेरे परिवार के बारे में, सब सदस्य के बारे में पूरी अच्छी जानकारी रखती थी। और तब कहती थी कि बाबूजी वाला दुकान को क्यों ना आप दोबारा से शुरू कर देते हो, आप भी तो कुछ खाना बनाना जानते ही हो, चाय पकौड़ा तो बना ही सकते हो, तो क्यों ना शुरुआत करते हो। सच कहूँ ना, मेरे दिमाग में ये बैठा ही नहीं था। मुझे लगता था कि नहीं नहीं, मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ, बस ट्रक चलाने का ही काम करूँगा। लेकिन जब मुझे नौकरी नहीं देती तो मैं खाली कैसे बैठ सकता। मुझे भी लगता था कि मेरा बड़ा भाई इतना परिश्रम करता है सब मेरे परिवार को चलाने के लिए, अब मैं बैठ कर रोटी तोड़ रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। जब मेरी भाभी वो बात कहती है तो मेरे दिमाग में जैसे अंधकार हट जाता है। अब मैं तो भाभी की तरफ देखने लगता हूँ, तब कहता हूँ भाभी आपने तो मेरा, अब एक तरह से कहूँ तो आपने मुझे एक रास्ता बता दिया। मेरे तो दिमाग में बैठ नहीं रहा था। आखिरकार मैं अपने बंद पड़े अपने पिताजी का दुकान को शुरुआत करने का सोच लेता हूँ। मैं जा कर के साफ सफाई करता हूँ। आज जो भी मेरे जान पहचान के थे वो आ जाते हैं, कहते हैं संजीव दा फिर से दुकान शुरू कर रहे हो क्या? मैं कहता हूँ हाँ भाई। आज तब कहते हैं अब ट्रक ड्राइवर का क्या हुआ? मैं कहने लगा भाई मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, तो कम से कम अपनी दुकान है, अपना दुकान का स्टार्ट करेंगे। अब मेरे शायद किस्मत में यही लिखा था, तो यही काम शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ लड़के थे जो मेरे यार दोस्त थे, उनको सब जानकारी थी कि रोड के उस तरफ में जो भी दुकान है उसमें बहुत बड़ा रात में खतरा होता है, आगे शमशान है,
रात में भूत प्रेत इस रोड पर आते हैं, और खास करके दूसरी साइड वाला हिस्सा, जिस साइड में मेरा दुकान था, उधर वो दिखाई देते हैं। वो मुझे डराने की कोशिश करते थे। हाँ, मैं कहता भाई अब डरने से कोई फायदा नहीं है, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। हालांकि कई दोस्त जो थे मुझे कह रहे थे कि तुम संजीव अच्छा काम कर रहे हो, अपना काम अपना ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो मुझे चाह रहे थे कि दुकान मैं कभी ना खोलूं। अब उनकी मनसा क्या था, बस वो मुझे डराने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। उस झाड़ फूक के बाद मेरे शरीर से सारा डर निकल चुका था। आखिरकार मैं अपने चाय नाश्ते का दुकान का शुरुआत कर देता हूँ। शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत तो ज़रूर हुई थी। अब कुछ ही ग्राहक मेरे पास में आते थे, लेकिन मुझे भी लगता था कि अब नई नई दुकान है, काफ़ी दिनों के बाद मैंने खोला है, समय तो ज़रूर लगेगा। सामने दूसरी तरफ में दारू का ठेका भी था और भी दुकान थे, और उनकी दुकान तो बड़े मज़े में चलती थी। मैं देखा करता था कि वहाँ पर इतनी भीड़ है और मेरे पास में तो गिने चुने लोग ही आते थे। मैं सोचने लगा कि वक्त तो लगेगा। जब 15-20 दिन गुजर जाता है और मैं कोई काम में बरकत नहीं कर पाता हूँ, और तब मैं सोचने पर बेबस हो जाता हूँ, आखिर मेरी साइड में लोग आते क्यों नहीं है? मैं क्या चाय ढंग का नहीं बनाता हूँ, आखिर मामला क्या है? और तब मैं जो महसूस करता हूँ, जो देखता हूँ, और तब मेरा दिमाग फिर से बदलने लगता है। मैं देखता हूँ कि ठेके के आसपास में अब चाय का कोई दुकान नहीं थी। चाय की दुकान मेरी ही थी, एक और थी थोड़ी दूरी पर। लेकिन वो लोग ऐसे ग्राहकों को लुभाते थे, कोई मछली बनाता था, फ्राई करता था, कुछ अंडा करी बनाते थे, कोई अंडा फ्राई करता था। अब दारू पीने वाले लोग तो ऐसे ही चीज़ को खोजते रहते हैं। मेरा दिमाग का आइडिया अब एक तरह से बाहर आ चुका था। मुझे लगना कि ये चाय वाय की दुकान तो छोड़ो, अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा फिर तो मेरा काम चल गया। मैं चाय का दुकान बंद करके, और जैसे दूसरी साइड में लोग किया करते थे, मछली फ्राई, अंडा फ्राई, डिम फ्राई, मैं वही काम को स्टार्ट कर देता हूँ। अब मेरा जो आइडिया है चल पड़ता है। हाँ, वक्त जरूर लगा था, लेकिन जब नए नए मेरे पास में ग्राहक आते हैं, आज जो मैं मसाला इस्तेमाल करता था मछली फ्राई में, अंडा फ्राई में, लोग बाग मज़े लेके खाते थे। अब इसके बाद जो एक बार मेरे दुकान पर आ गया और अपने ग्राहकों को लेके आता था, साथियों को लेके आता था, अरे चल दूसरी साइड में, वहाँ पर देख क्या मसाले का टेस्ट है। आखिरकार मेरा दुकान चल निकली थी। अब तो शाम को 4 बजे से मैं दुकान लगाना शुरू करता था। इससे पहले तो मैं अपने घर पर सोता रहता था, और मैं जब तक ठेका चालू रहता था तब तक मेरी दुकान शुरू रहती थी, रात को 10 बजे तक। कभी कभी तो ठेका बंद भी हो जाता था, तब भी मेरे ग्राहक लगे रहते थे। अब कुछ न कुछ खाते रहते थे, मुझे ऑर्डर करते रहते थे, भैया ये बना दो, ये बना दो। पैसे की आमदनी मुझे होने लगी थी। जब पैसा आने लगा मैं भी एकदम खुश। मैं तो इतना पैसा ट्रक चलाने में कभी कमा ही नहीं पाया था, ना तो इतना पैसा मेरे बड़े भैया कभी कमाते थे। मैं बहुत ही खुश था। सारा पैसा इकट्ठा करके मैं भाभी को देने लगा। भाभी तो क्या कहना था, भाभी तो मेरा हौसला बढ़ाती थी। कहती थी, संजीव भैया मैं आपको आइडिया दिया था ना, देखा ना आइडिया काम कर गया ना। तब मैं भाभी को कहता था कि भाभी आपने बेहतरीन आइडिया था दुकान का, लेकिन आपने वो आइडिया दिया था जो मेरे बाबूजी किया करते थे, चाय नाश्ते का। लेकिन आपने देख लिया ना चाय नाश्ते की दुकान में मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी, कितना मेरा नुकसान हुआ था, टाइम का अब मुझे वो झेलना पड़ा था। लेकिन अब ये नॉन वेज के काम करने लगना, तब से मेरे दुकान में बरकत होने लगी। भाभी भी खुश, परिवार के लोग भी खुश, और भैया जब आए मेरी तरक्की देखकर वो भी खुश, बड़ा खुश दिखाई दे रहे थे। मेरे पीठ थपथपा के कहने लगे, बिल्कुल सही जा रहे हो छोटे, लगे रहो लगे रहो। अगर ऐसा ही लगा तो मैं भी ड्राइवरी का काम छोड़कर हम दोनों भाई इसी काम में लग जाएंगे। तब मैं बड़े भैया को समझाता, नहीं नहीं, मैं आपको इस लाइन में आने नहीं दूंगा। जो आप करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, आप वही काम करो। ये तो मैंने मजबूरी में स्टार्ट किया था, अगर मुझे नौकरी मिल जाती तो मैं ये काम में कभी नहीं पड़ता। भैया आपका शौक़ है ड्राइवरी का, तो अपना शौक़ पूरा कीजिए। बेशक चाहे कम पैसा आप लाएं, लेकिन अपना शौक़ से पीछे मत हटिए। आपका रुचि उसी काम में है,
मेरी भी रुचि कभी ड्राइवरी हुआ करती थी, लेकिन अब मेरी रुचि खत्म हो चुकी है। मैं अपने काम में आ चुका हूँ। मुझे लगता था कि ये काम मेरे लिए ही है। वाकई में जब मेरी दुकान चलने लगती है ना, तो जो दूसरी सड़क के रोड की दुकानें थी वो फीकी पड़ गई थी। अब वो मेरी तरफ खा जाने वाले दृष्टि से देखते थे कि नया लड़का आया और देखते ही देखते अपना दुकान जमा लिया। अब वो मुझे बर्दाश्त नहीं करते थे। कोई ना कोई तिकड़म लगाते थे जिससे मेरी दुकानदारी खराब हो जाए। कई बार शराबियों को दारू के बोतल पकड़ा देते थे, जाओ उसे झगड़ लो, उसे झगड़ा करना। ऐसा कई बार मेरे साथ में हो चुका था, लेकिन मैं भी कमज़ोर इंसान नहीं था, मैं भी ताकतवर था। मैं संभाल लेता था। मैं उन शराबियों को समझाता था कि देखो दादा, आपको किसने भेजा है मुझे सब पता है। और तब वो दारू के नशे में सब कुछ बता देते थे। मैं उनको कहता था कि दादा, आपको जो भी खाना पीना है मैं सस्ते दाम पर आपको दे दूंगा, आपको उधर नहीं जाना, इधर हमारे पास में खाओ। आप फिर वो भेद खोल देते थे कि हाँ, आप सही कह रहे हो दादा, उधर से मुझे भेजा गया था, दारू की बोतल दिया गया था, जाओ उधर झगड़ा करो, खा पी करके बोलो कि खाना बिल्कुल ख़राब था। अब सब खेल मैं समझने लगा था, लेकिन वो लोग जो थे ना, हार मानने वाले में से नहीं थे। वो तरह तरह का तिकड़म लगाते थे कि किसी तरह न किसी तरह मेरी दुकान बंद हो जाए, लेकिन मैं उनकी हर तिकड़म को फेल कर देता था। अब मैं सुबह तो दुकान पर आता नहीं था। 4 बजे के आसपास मैं अपनी दुकान खोलता था और बाकी घर में मसाले, जो भी चटनी और जो भी कच्चा माल था, मैं अपने भाभी के साथ मिल कर के तैयारी करता था। और कभी कभी हमारे परिवार के और लोग भी जुट जाते थे। उन कामों में बहुत मेहनत लगता था, यह आसान काम नहीं था। दुकानदारी चलाना, वो भी नंबर 1 का, वो कम नहीं था, उसमें बहुत मेहनत था। मसाले कूटना, हर चीज़ को बारीकी से ध्यान देना, इसमें मेरी भाभी बहुत ही मदद किया करती थी। मैं 4 बजे जब जाता था तब ग्राहकों का लाइन लग जाता था। दादा जल्दी करो ना, कढ़ाई चढ़ाओ ना, फ्राई करो ना, ये करो ना, वो करो ना। मैं अकेले ही सब कुछ झेलता था। अब मुझे बड़ा उस काम में मज़ा आने लगा था। जब मैं मसाला का अब छौंक लगाता था, फ्राई करता था, एक खुशबू फैलने लगती थी। अब बरबस वो खुशबू जो मसालों की थी, जो हमारे घर की बनी हुई मसाला, अब उसकी खुशबू अब लोगों को अब हमारी तरफ आने पर मजबूर कर देती थी। धीरे धीरे 5-6 महीना बीत चुका था। अब उधर का तो 2 दुकानें बंद हो चुकी थी। अब लोग, अब जैसे वो खाना बनाते थे, जो फ्राई करते थे, उनमें लोगों का कहना था उसमें स्वाद नहीं था। अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, तो मजबूरी में हम वहाँ जाते थे। लेकिन अब हमारे पास में ऑप्शन है तो हम अच्छी चीज़ के खाने की कोशिश करते हैं। उनकी भी बात सही थी, लेकिन वो लोग जो दुकान बंद किए थे ना, शायद मुझसे बहुत ज़्यादा खुन्नस में थे। वो अपने घर पर तो बैठे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे कि किसी न किसी तरह से मेरा दुकान बंद हो जाए। और वो जल्द मेरे सामने आने वाला था। मैं कहूँ ना कि रात को जब तक ठेका खुला रहता था, 10 साढ़े 10 बजे, मैं तो अपना दुकान चलाता रहता था। कई बार लेट हो जाता था। और उस रात की बात मैं बता रहा हूँ जब उस घटना को पहली बार मेरे साथ शुरुआत हुई थी। 11 बज चुका था। मैं अपने दुकान बढ़ा रहा था। ग्राहक अभी भी इक्का दुक्की आए थे और कह रहे भैया अंडा फ्राई कर दो। और तब मैं कहता हूँ भैया अब देर हो चुका है, अब तो मुझे घर पर जाना है। मैं सारा सामान इकट्ठा कर लेता हूँ। इसके बाद मैं सारा सामान बंद करके अपने दुकान में, जैसे ही दुकान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी एक लंबी चौड़ी औरत आग के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। रात का 11 बजा हुआ है। उधर का सारी दुकानें बंद, ठेका बंद, रोड भी बिल्कुल सुनसान हो चुका था। जब मैं उस औरत का हाइट देखता हूँ ना, मेरे दिमाग चकरा जाता है। ऐसी औरत का हाइट तो मैंने जब मैं ट्रक चला रहा था तब मैंने देखा था, जो मेरे आगे आगे दौड़ रही थी और उस मोटे पेड़ पर जा कर के वो खड़ी हो गई थी तने के पास में। मैं अपने जो कंट्रोल था खो दिया था। ट्रक का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल चुका था। अब मेरी ट्रक जा कर के उस पेड़ से टकरा जाती है, मेरी जान बच जाती है, लेकिन ट्रक का नुकसान जरूर होता है। मैं जब उस औरत को देखता हूँ तो कुछ ऐसे ही हुलिया लगता है। मुझे लगने लगता है कि इस औरत को मैंने कहीं देखा है।
मेरी कहूँ ना, उसको देख करके मेरी बोलती बंद हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मेरे आके आगे आकर के खड़ी हो गई थी, जैसे मेरा रास्ता रोक लिया हो। मैं अपना सर ऊपर उठा करके उसको देखता हूँ। मैं उसको देख करके समझने की कोशिश करता हूँ कि इसको मैंने कहाँ देखा है, और अगले पल मुझे सब याद आ जाता है। मेरा सर चकराने लगता है, और इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता है कि मेरे साथ में हुआ क्या है। जब मैं अपने आप को होश में पाता हूँ तो मैं अपने दुकान के अंदर में तख्त पर तख्त पर अपने आप को मैं सोते हुए पाता हूँ। अब मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। सच कहूँ ना, मैं इतना घबरा गया था कि मुझे क्या हो गया। मैं तो अपना दुकान बढ़ा दिया था, दुकान बंद करके मैं निकल रहा था, और तभी उस औरत को मेरे सामने में आना, और इसके बाद सब कुछ मैं समझने की कोशिश करने लगा कि मेरे साथ में हुआ क्या था। क्या औरत मेरे साथ में क्या किया था, कौन थी ये औरत, मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। मैं समय देखता हूँ तो रात का 2:30 बज चुका था। मैं पसीने से नहाया हुआ, शरीर पर वस्त्र नहीं। अब मैं जल्दी से वस्त्र धारण करता हूँ। हाँ, मैं अपने दुकान में देखता हूँ, उस औरत को ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि शायद उसी औरत ने मुझे इस दुकान तक पहुँचाया होगा, मेरी इस तख्त तक लेकर आई थी। हाँ, उसका इरादा मैं सब कुछ जान चुका था। जब अपने शरीर पर मैं वस्त्र नहीं देखता हूँ तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि मेरे साथ में उसने क्या किया होगा। मैं रोने लगता हूँ, मैं डर जाता हूँ, कांप जाता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरी दिन दुनिया सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। सामने से जो रोड थी, अब वो धीरे धीरे उस पर ट्रैफिक, एक आध ट्रक आने लगता है, जाने लगता है। और जब ट्रक की आवाज़ मेरे कानों में आती है ना, तब मेरा हौसला बढ़ता है। मैं अकेले नहीं हूँ, रोड चल रहा है, रोड चल रहा है, अब सुबह होने वाली है। मैं कपड़े पहन रखा था, और इसके बाद मैं अपना दुकान से बाहर निकलता हूँ। अपने आसपास में देखता हूँ, लेकिन वो उस औरत का आता पता नहीं होता है। मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा है कि आखिर ये औरत मेरे दुकान तक कैसे पहुँच गई। ये तो उस पेड़ के पास मुझे सपने में दिखाई पड़ी थी। कई बार मुझे लगता था कि मैं उस पेड़ के पास पहुंच गया हूं। मेरी आंख खुल जाती थी, और तब मुझे लगता था कि मैं उस पेड़ के पास से अभी अभी लौट के आया हूं। वो सब तो मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। जब मैंने उस तांत्रिक के पास में मेरे परिवार के लोग लेके गए थे, सब कुछ खत्म हो चुका था। उस तांत्रिक का कहना था कि नहीं, अब बिल्कुल तुम स्वस्थ हो। मैं पूछा भी था आखिर ये सब क्या था। तब तांत्रिक हंस के कहने लगा कि आम खाओ ना दादा, पेड़ गिरने के क्या फायदा, मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जैसे तैसे अपने घर पर पहुंचता हूं। भाभी मेरे दरवाज़ा खोलती है। आज जब मेरी डरा हुआ चेहरा देखती है, तब तक सुबह हो चुकी थी, 4 बज चुके थे। गांव में थोड़ा बहुत हलचल शुरू हो जाती थी। जिनके पास पशु थे, अपना दाना पानी खिलाने के लिए, चारा वगैरह देने के लिए अपनी तैयारी करने लगते थे। खटर पटर शुरू हो चुकी थी। मेरी भाभी जब मेरा डरा हुआ चेहरा देखती है और समझ जाती है कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ हुआ है, तब कहती है, दादा आप रात में क्यों नहीं आए, क्या हो गया आपके साथ में, आप अंदर आओ, अंदर आओ। जैसे भाभी सब कुछ समझ गई थी। मैं अभी भी डरा हुआ था। आंगन में खाट बिछी हुई थी। मेरी भाभी मुझे खाट पर बिठाती है, पानी लेके आती है, मुझे पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मना करता हूँ। लेकिन कहती, दादा पहले पानी पियो, पानी पियो, मन शांत हो जाएगा, और फिर मुझे बताना क्या हुआ। भाभी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, और वो जानती थी कि ऐसे में अचानक अब सब कुछ पूछना ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे वो मुझे लाइन पर लाना चाहती थी। मुझे पानी ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करती है। आखिरकार मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, और तब मैं थोड़ा सा अपने आप को बेहतर पाता हूँ। मैं कभी आंखें बंद कर लेता हूँ, और जैसे मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मुझे इतना क्यों नहीं याद है। जब वो औरत मेरे सामने में आ जाती है, मैं डर जाता हूँ, और इसके बाद मुझे क्यों नहीं याद है कि आखिर मैं अपने दुकान के अंदर में कैसे गया, मैं उस तख्त पर कैसे पहुँचा, मेरे कपड़े किसने उतारे, और उसके बाद मेरे साथ में क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बार बार दिमाग में जोर डाल रहा था, लेकिन जितना ज़्यादा जोर डालता सर चकराने लगता था, सर में दर्द भी होने लगता था। मैं सर पकड़ लेता था, और तब मेरी भाभी
मुझे साहस देती थी कि दादा आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी दिमाग पर जोर मत डालो, अभी आप लेट जाओ, आराम करो। हम मेरा सर को मालिश करने लगती है। भाभी जो कहते हैं ना, माँ के समान होती है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरा सर इतना बारीकी से मुझे दबाती है कि कब मुझे नींद आ जाता है मैं अपने आप को जान नहीं पाता हूँ। आखिरकार जब धूप मेरे चेहरे को छूती है तब मेरी आँख खुल जाती है। भाभी अपने काम में लगी हुई थी और जब मुझे देख लेती है कि मैं जग चुका हूँ, अब वो भी मेरे पास में आ जाती है। दादा चाय ले आऊँ या कुछ ठंडा ले आऊँ? तब मैं कहता हूँ भाभी मुझे ठंडा ही दे दो, मेरा सर अभी भी चकरा रहा है। भाभी मौके की नज़ाकत को समझती है, ठंडा पानी मुझे ला के देती है। तब कहती है दादा इधर धूप आ गया है, आप कमरे में अंदर चलो। परिवार के लोग भी जानना चाहते थे कि आखिर मैं कहाँ पर था, लेकिन भाभी सबको हैंडल कर लेती है। कहती है आप लोग अब थोड़ा इनसे दूर रहा करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, मैं सब कुछ आपको बताऊँगी जब मैं खुद जान लूँगी, आप अपने अपने काम में करो। भाभी मुझे अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रही थी कि मुझे क्या हुआ था, लेकिन मुझे खुद भी याद नहीं था। जितना याद था इसके बाद में आगे सोचता था ना तो सर फटने लगता था। आखिरकार जब मुझे कुछ खाना पीना देती है अब मैं थोड़ा बहुत खाना खाता हूँ, तब भाभी कहती है कि दादा आप फिर सो जाओ, आराम करो, आपको आराम की ज़रूरत है। तब मैं कहता हूँ नहीं नहीं, अब तो हमें दुकान पर जाना पड़ेगा ना, अब देखो दोपहर हो चुका है, अब सामान भी तो इकट्ठा करना है ना। तब भाभी कहती कि आज रहने दो, जब तक आपका तबीयत सही नहीं होगा आप दुकान पर नहीं जाते हो। मैं मन में हिसाब लगाने लगता हूँ, यही तो मेरे दुश्मन चाहते थे कि मेरी दुकान ऐसे ही बंद हो जाए। तब मैं अपनी भाभी को समझाता हूँ कि देखो भाभी, हमारे दुश्मन तो यही चाहते हैं कि मैं दुकान पर ना जाऊँ, उनकी तो यही मर्जी थी। मुझे तो लगता है कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ जादू मंत्र किया हुआ है। इसके बाद जहाँ तक मुझे याद थी उस औरत की बात मैं सब कुछ भाभी को बता देता हूँ। भाभी मेरी बात सुन करके चकरा जाती है, लेकिन मैं कोई भाभी से अपना बात छिपाता नहीं हूँ। मैं उस तखत की बात बताता हूँ जब मैं बिना कपड़े का था। तब भाभी शर्मा गई थी, अब अपना मुंह ढक लिया था। तब कहने लगी दादा ये सब आप मुझे बताए क्यों नहीं, सुबह से मैं पूछ रही हूँ, हमें तांत्रिक के पास चलना चाहिए, तांत्रिक के पास चलना चाहिए। तब मैं कहता हूँ भाभी तांत्रिक के पास तो मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अगर मैं आज हार मान जाऊँगा ना फिर मेरी दुकान बंद हो जाएगी। ये तो मेरे दुश्मन चाहते थे, मुझे शक था कि जो मेरी वजह से दुकानें बंद हो गई हैं वही न कोई तंत्र मंत्र का खेल मेरे साथ में खेल रहे हैं। शायद उस औरत को उन्हीं लोगों ने भेजा था किसी तांत्रिक के द्वारा। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। भाभी मुझे लाख मना करते कि नहीं आपका तबीयत ठीक नहीं है और तबीयत खराब हो जाएगा। तब मैं कहता नहीं भाभी, यही तो हमारे दुश्मन चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी सब कुछ तैयारी करो। और हमारे पास तो मसाले एक एक हफ्ता का रेडी रहते थे, बस कच्चा माल का हमें ज़रूरत होती थी, जैसे मछली की, अंडा की। फिर उसमें हमारी मदद करने वाला एक इंसान और था जो हमारा पड़ोसी था। अब मैं उसके साथ जाता हूँ मार्केट में, बगल में मार्केट, सारा सामान इकट्ठा करके मैं ला देता हूँ। फिर अपनी साइकिल पर सारा सामान लोड करके दुकान पर पहुँचा देता हूँ। मैं अपने दुकान को संभाल लेता हूँ। मैं चारों तरफ निगाहें रखता हूँ कि कहीं आसपास में वो औरत तो नहीं है, लेकिन अभी तो दिन का टाइम था, 4 बज रहा था। दुकान संभालते ही फिर ग्राहक मेरे पास में आने लगते हैं। इसके बाद तो मैं अपना दर्द, तकलीफ, डर सब कुछ निकाल फेंकता हूँ। अपने ग्राहकों के आगे मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। दुकान मेरी अब पहले की तरह चलने लगती है, ग्राहक आने लगते हैं और वही हो जाता है रात का 10:30 बज जाता है। भाभी बाजार में जरूर जाती थी लेकिन मेरी दुकान पर कभी नहीं आई थी। लेकिन उस रात को जब 10:30 बज जाता है तब अपनी एक सहेली के साथ, जो हमारी पड़ोसी औरत थी, उसके साथ टॉर्च वगैरह लेकर के हमारे दुकान पर आ जाती है। जब मैं अपनी भाभी को देखता हूँ तो मैं खुद चौंक जाता हूँ, भाभी आप यहाँ पर क्यों आई? तब कहती है दादा अब दुकान को बढ़ा दो, टाइम ज़्यादा हो गया, हम तो कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं तो कल वाला किस्सा कहीं फिर से शुरू ना हो जाए। मैं कहूँ ना तभी मैं डर जाता हूँ। लेकिन अभी रोड जो था ना चहल पहल था, ट्रैफिक चल रही थी, आवागमन चल रहा था।
मैं अपने भाभी को बहुत समझाता हूँ कि भाभी आपको नहीं आना चाहिए था। हालांकि जहाँ पर मेरी दुकान थी वहाँ से करीब 400 या 500 मीटर के दूरी पर मेरा गांव था। कोई ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन रात का टाइम था ना। रात के टाइम औरतों को अब इतनी दूरी तय करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और तब मैं भाभी को समझा रहा था, लेकिन भाभी तो मुझे समझा रही थी कि दादा नहीं, हम आपको रात में अकेला छोड़ नहीं सकते। अब चलो हम आ गए हैं ना। इसके बाद हम लोग अपने घर लौट आते हैं। मेरी भाभी पूछती है कि अभी कोई ऐसा कुछ तकलीफ तो नहीं हुआ आपके साथ में। और तब मैं कहता हूँ नहीं भाभी, अभी तो मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ है। और तब कहती है शायद कल आपका भैया आ जाएंगे और फिर हम उस तांत्रिक के पास में चलेंगे, आप चिंता मत करो, फिर जैसे आप थे वैसे हो जाएंगे। मैं अपने घर पहुंच जाता हूं और इसके बाद हम कुछ समय भाभी से बातचीत भी करते हैं। अब हमारे दिन में आज क्या खरीद हुआ, क्या बिक्री हुआ, और सब कुछ मैं हिसाब किताब भाभी को दिया करता था। भाभी को सब कुछ समझाने के बाद थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है। अब फिर मैं अपने कमरे में आ जाता हूँ। मैं अब उस रात की घटना के बारे में फिर से सोचने लगता हूँ। कब मेरी आंख लग जाती है, मैं नींद में चला जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता है। आज जब मुझे एक भयानक सपना जैसे लगता है, मैं देखता हूँ कि मेरे ही कमरे के अंदर में, मेरे ही बिस्तर के पास वही लंबी कद वाली औरत जिसकी उम्र 25-26 साल के आसपास का था, वो खड़ा है। उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ रही है, उसकी आंखें लाल लाल सुर्ख दिखाई दे रहा है। वो मुझे उठा रही है, वो कह रही है मेरा नाम लेकर के, संजीव उठो उठो उठो, मैं आ गई हूँ संजीव, मैं आ गई हूँ। देखो मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा पार्टनर बनो, मेरे साथ में समय गुजारो, हाँ मैं तुमको लेने के लिए आई हूँ। जैसे ही वो मुझे बताती है ना, अब मेरी आँख खुल जाती है। हाँ जैसे ही आँख खुलती है मुझे लगा कि एक भयानक सपना है, लेकिन वो भयानक सपना नहीं था, वो भयानक हकीकत था। वही औरत मेरे बगल में खड़ी थी, मेरे खाट के बगल में खड़ी हुई, जैसे मैंने सपने में देखा था वैसे ही मुस्कुरा रही थी। मैं चीख पड़ता हूँ। हाँ अगले पल मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन उस औरत को देख करके मेरे होश गुम हो चुके थे। मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मैं इधर उधर पलंग से उतर करके अपने खाट से भागने लगा। मैं भाभी को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन लग रहा था कि भाभी पूरा नींद में सोई हुई है। दिन भर काम करती रहती थी, थकान भी हो जाता था, शायद मेरी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो जो महिला थी, मैं उसको अब भूतनी बोल सकता हूँ। वो भूतनी मुझे पकड़ने का कोशिश कर रही थी। मैं अब उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता था, लेकिन लगता था कि मैं ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन अगले पल मेरे दरवाजे पर धम धम दस्तक देना कोई शुरू कर दिया। वो मेरी भाभी थी, मेरा मेरा आवाज़ दे रही थी, दादा दादा क्या हो गया अंदर, दादा दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। तब मैं बोलता हूँ दरवाज़ा खुला हुआ है, आप धक्का तो दो। उधर से भाभी को पता लग गया था। तब तक हमारे घर के और भी महिला, जो भी परिवार था, सब जग गए थे, सब इकट्ठा हो गए दरवाजे पर, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि मेरे कमरे के अंदर में कोई आए। भाभी हिम्मत करती है, कमरे में आती है, और तब आश्चर्य में पड़ जाती है। जबकि मेरे सामने में वही महिला खड़ी थी, वो भूतनी खड़ी थी। शायद भाभी उसको देख नहीं पा रही थी, लेकिन मैं उसको देख रहा था। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट में देख रहा था, जो मैं देख करके कांप रहा था। भाभी कही दादा क्या हो गया, कोई भयानक सपना देख लिया, आप डर गए हो दादा। मैं उसकी तरफ उंगली उठाता हूँ। अब उधर भाभी देखती है, क्या है इधर, कुछ भी तो नहीं है, किसकी बात कर रहे हो। तब मैं कहता हूँ भाभी वही महिला इसी जगह पर खड़ी है। भाभी फिर देखती है, लेकिन अब मेरी तरफ कहती है दादा कहाँ पर है, ये आपका भयानक सपना है, चिंता मत करो, हम लोग हैं ना आपके साथ में, आओ कमरे से बाहर निकलो। अब इसके बाद मैं निकल तो लेता हूँ, लेकिन तभी वो मेरा बाजू पकड़ लेती है और कहती है कब तक मुझसे बचता रहेगा, मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी, मैं अकेले रहती हूँ, मेरा समय पास नहीं हो पाता है, चाहे तू कितना भी ताकत लगा ले, कहीं पर भी तू चला जा, जिस तांत्रिक के पास जाएगा वो मुझे ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाएगा। मैं जानती थी कि तुम एक तांत्रिक के पास में गया था, मैं कुछ देर के लिए रुक गई थी,
लेकिन अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जब मेरे कानों में वो बात आती है, शायद वो भाभी को सुनाई नहीं पड़ा। जब भाभी को औरत दिखाई नहीं पड़ी तो सुनाई कहाँ से पड़ेगा। मैं कमरे से बाहर निकल जाता हूँ, भाभी के कमरे पहुँचता हूँ। अब भाभी तो मुझे यही समझ रही थी कि मैं भयानक सपना देखा हूँ, लेकिन भाभी को सब बात बताता हूँ। तब भाभी कहती है, चिंता मत करो, कल आपके भैया आ जाएंगे ना, अब फिर हम लोग चलेंगे उसी तांत्रिक के पास में। रात के टाइम में अब मेरे परिवार के लोग कोई सो नहीं पाता है। सब हम एक ही कमरे में इकट्ठा थे, अपनी अपनी बात सब बता रहे थे कि क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे नींद आ जाती है। अब मुझे कुछ याद नहीं रहता है। सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो भाभी मुझे कहती है कि भैया आप तैयार हो जाओ, हम लेके चलते हैं, पता नहीं आपका भैया कब आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अब वो आ चुके थे। दरवाजे में मैं उनको देख चुका था। मुझे देख के मुस्कुराते हैं और तब वो हाल चाल लेते हैं और इसके बाद भाभी सब कुछ कहानी बता देती हैं। उनका मुस्कुराता चेहरा अब उदास हो जाता है। अब वो ज़्यादा देर घर में रुक भी नहीं पाए थे और कहने लगे, चलो संजीव चलते हैं हम। भाभी भी जाना चाहती थी लेकिन भैया मना कर दिए, नहीं तुम किस लिए जाओगी, मैं लेके जा रहा हूँ अपने भाई को। आखिरकार जब हम उस गांव में आए थे जहाँ पर वो तांत्रिक बाबा रहा करते थे, हम उस दरवाजे पर आते थे जहाँ पर वो रहते थे। वो दरवाज़ा बंद दिखाई देता है, ताला लगा हुआ था। कुछ देर हम इंतज़ार करते हैं कि शायद तो कहीं गए होंगे, लेकिन जब 1 घंटा पूरा हो जाता है और वहाँ पर रास्ते पर आते जाते हुए लोग हमें देखते हैं, जैसे वो कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी या ना जाने क्या बात था। जब पूरा 1 घंटा बीत जाता है और तब हम दोनों, जब एक राहगीर उधर से गुजर रहा था, उसी गांव का था, हम उसको रोकते हैं, उससे पूछते हैं कि तांत्रिक बाबा कहाँ हैं। और तब हमें देखने लगता है। मेरा भाई कहता है, भाई आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ जवाब तो दो, तांत्रिक बाबा कहाँ हैं, ताला लगा हुआ है। और तब वो उंगली ऊपर की तरफ दिखाता है, आसमान की तरफ। जैसे ही ऊपर उंगली करता है ना, मेरे तो रोम रोम कांप गया था। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो। और तब कहता है, भाई जो मैंने इशारा दिया वही वही सत्य है। वो ऊपर चले गए। कैसे गए भाई, क्या हुआ। कहता, दादा हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम, जो मुझे पता था बता दिया। और वो जैसे डरा हुआ था उस जगह से चलता बना। वाकई में इस घटना ने हम लोगों को चौंका दिया था। अब मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ था, इस तांत्रिक के साथ में क्या हो गया। और तब मुझे उसका कहा हुआ शब्द औरत का ध्यान आता है कि तुम किसी भी तांत्रिक के पास जाओ, वो हमें ज़्यादा देर तक हमें मिलने से रोक नहीं पाएगा, चाहे तुम कोशिश कर लो। उसकी कही हुई बात मुझे अब दिमाग में बैठ जाती है। कहीं उसी औरत ने तांत्रिक के साथ में कुछ खेल तो नहीं खेल दिया। सच में मैं बहुत घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ। और फिर अपने मन की बात अपने बड़े भाई को कहता हूँ। और तब मेरा बड़ा भाई कहता, अरे डर मत, अब बीमारी से मौत हो गई है, इसमें घबराने की क्या बात है, बूढ़ा हो चुके थे, अब चल किसी और तांत्रिक के पास चलेंगे। हम दूसरे गांव में एक तांत्रिक के पास जाते हैं। वो मुझे झाड़ फूक कहते हैं, लेकिन उसकी मैं देख रहा था, चेहरे पर वो भाव नज़र नहीं आ रहा था जैसे संतुष्टि मिलनी चाहिए। ऐसे लग रहा था कि वो मेरे साथ में कोई अब अलग अलग तरह का खेल खेल रहे हैं। वो अलग अलग तरह का सवाल पूछ रहे थे, अब मैं उनसे संतुष्ट नहीं था। शायद मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा था। आज तब मैं अपने बड़े भाई से कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं हम और चलेंगे। आज तब मेरे बड़े भाई कहते हैं, अरे भी तांत्रिक है, एक बार इनसे भी झाड़ फूक करवा लेते हैं, हो सकता है कि काम कर जाए। अब बड़े भाई को बात में टाल नहीं सकता था, लेकिन वो भी झाड़ फूक किए। बड़े भाई ने पूछा कि आराम हो जाएगा। और तब कहते हैं, चिंता मत करो, टाइम तो लगेगा, मेरे पास में आते रहना और ये सामान कल लेके आना। और तब मैं समझ गया था कि ये लालची किस्म के इंसान हैं। मैं अपने भाई को जाते जाते बताता हूँ कि कल से हम इनके पास में नहीं आएंगे, मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली है। और तब भैया कहते हैं कि कोई बात नहीं, कल की बात है ना, आज देख लेते हैं, अगर कुछ आराम आता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं और चलेंगे। मैं समय पर अपने घर पर आ जाता हूँ। अब भैया मुझे लाख कोशिश करते हैं कि आज दुकान नहीं खुलेगा। और तब मैं कहता हूँ कि भैया दुकान नहीं खुलेगा, मैं तो हार जाऊँगा ना। यही तो हमारे दुश्मन चाहते थे कि मेरी दुकान बंद हो जाए। मैं उन लोगों को ऐसा मौका देने नहीं चाहता हूँ जो मुझ पर हंसे। दुकान तो मेरी रोज़ खुलेगी, चाहे मेरी जान रहे ना जाए। मुझे पता है
ये सब किया धरा उन्हीं लोगों का है। इन्हीं लोगों ने मेरे साथ में कोई जादू करवाया होगा, तभी तो ये सब मेरे साथ में चल रहा है। तब मेरे बड़े भाई कहते हैं, अरे छोटी पागल मत बन, ये तेरे घटना जब दुकान नहीं चला रहा था तब से तेरे साथ में शुरू हुआ है। शायद वो औरत तुझे पसंद करने लगी थी और तभी तो तेरे ट्रक के आगे आगे दौड़ रही थी। तू वो घटना को भूल चुका है। मुझे लगने लगा कि हाँ ये तो बात है, लेकिन मेरे दुश्मनों का भी इसमें हाथ जरूर है। कोई ना कोई मेरे साथ में खेल खेल रहे थे। आखिरकार मैं अपनी तैयारी करने लगता हूँ और तब भैया कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ में चल रहा हूँ। और तब मैं भैया कहता हूँ कि अभी जा क्या करोगे आप शाम के टाइम में आना, उस टाइम थोड़ा ग्राहक भी ज़्यादा होता है और मेरी मदद भी कर देना। अब इसके बाद मेरे भैया भी आ जाते हैं शाम के बाद। अब दोनों भाई मिलकर हम अपना दुकान को चलाते हैं। 10:30 बजे के आसपास अपना दुकान समेट करके आप फिर अपनी साइकिल उठाते हैं, आप फिर चल आते हैं अपने घर पर। कुछ भी नहीं होता, घर पर आते हैं और इसके बाद हम खाना खाते हैं, कुछ देर बात करते हैं। आप फिर कहते हैं मेरा बड़े भाई जा आराम कर ले, अगर तुझे ऐसा कुछ लगता है कि तू बुरा सपना देख रहा है तो मुझे आवाज़ दे देना। मैं भी जानता था कि भैया हमेशा ट्रक चला कर के बाहर रखना रहते हैं, अब उनको ज़्यादा समय भाभी के पास मिलता नहीं है। चलो आराम से अपनी रात गुजारने दो, कुछ भी होगा मैं देख लूँगा। मैं अपने मन में थोड़ा साहस बटोरता हूँ और फिर अपने खाट पर सोचते हुए कब नींद आ जाती है मुझे कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक सो नहीं पाया था। जहाँ तक मुझे अच्छी तरह से याद है, वही औरत फिर आ जाती है, मेरे खाट के पास में खड़ी हो जाती है। अब मुझे उठाती है और कहती है चल मेरे साथ में चल, मैं अकेले रह नहीं पाऊंगी, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, चल मेरे साथ में उठ। मेरी आँख खुल जाती है और जैसे ही आँख खुलती है तो मुझे लगता है कि मैं भयानक सपने में हूँ। लेकिन वो सपना नहीं था, जैसे पिछली रात को हुआ था फिर वैसी मेरे सामने में खड़ी थी। मैं चीखने लगता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ, फिर वही रात वाला मंजर शुरू हो जाता है। पूरा परिवार के लोग मेरे घर में इकट्ठा हो जाते हैं। भैया मुझसे कहते हैं कहाँ है औरत, आज जबकि मेरे सामने में खड़ी थी। मैं भैया को बता रहा था ये रही आपके बगल में खड़ी है। भैया अब भाभी की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो आ ही नहीं रही थी, वो मुझे दिख रही थी, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी और किसी को मेरे परिवार में किसी को आवाज़ नहीं ना दिखाई दे रही थी। तो लोग बाग तो मुझे पागल ही समझने लगे थे। सबको लगता था कि मैं भयानक सपने का असर में आ चुका हूँ। सब मुझे समझाने की कोशिश करने लगे, अब आराम से सो जा, आराम से सो जा, ये सपना था, भयानक सपना था। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे बगल में खड़ी है। तब वो लोग शायद मुझसे परेशान होने लगे थे। मैं पहली बार अपने परिवार में कुछ सदस्यों को देखता हूँ, जैसे उनके चेहरे पर भाव निकलता है और तब मुझे लगता है कि वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरी भाभी समझती थी, मेरी भाभी हर दुख तकलीफ को समझती थी। आप भैया भी मेरे दुख तकलीफ को समझते थे। दो ही लोग तो थे, मैं उन पर जान छिड़कता था, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते थे। और तब मेरी भाभी कहती है तू चिंता मत कर, चल मेरे कमरे में। मैं भाभी के कमरे में भैया आ चुके थे, मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन भाभी कहती है नहीं चल रात वहीं गुजारेंगे, हम किसी दूसरे तांत्रिक के पास चलेंगे। आखिरकार मुझे मजबूरन भाभी के घर में आना पड़ा। मैं आना नहीं चाहता था। भैया के साथ भाभी का एकांत मैं छीन लिया था, जो मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। आखिरकार समय बीतता है, मुझे नींद भी आ जाती है और भैया भाभी मेरे ही विषय में बात करते हुए तब तक मैं नींद में समा चुका था। जब मुझे भाभी जगाती कि सुबह हो चुकी है, उठो हम एक जगह पर चलते हैं। आखिरकार कहाँ ले जा रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ। भाभी से पूछता हूँ तो तेरे भैया को पता है, वो रात भर सो नहीं पाए थे, सुबह तड़के उठ कर के गाँव में किसी बुजुर्ग के पास गए थे और तब उन्होंने बताया था कि फलानी जगह पर एक बाबा जी रहते हैं, वही भला कर सकते हैं। अब जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो कहीं बाबा जी निकल जाएंगे। मैं तैयार हो जाता हूँ, इसके बाद अपने भैया के साथ साइकिल पर चल देता हूँ। भैया से पूछता हूँ कि आज हम कहाँ जाएंगे, उसी जगह पर जहाँ हम कल गए थे। तब कहते नहीं, हम कहीं और चल रहे हैं। जब शमशान की तरफ में साइकिल घूमती है तब मेरा दिमाग चकराने लगता है। शमशान में किस लिए आए भैया? तब कहते हैं बाबा जी यहीं पर रहते हैं, बाबा जी जो झाड़ फूक तेरे साथ में करेंगे ये यहीं पर है। साइकिल खड़े कर देते हैं, लेकिन मैं घबरा जाता हूँ। नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा।
लेकिन भैया कहाँ पीछे हटने वाले थे। कहते हैं, मैं हूं ना, तू क्यों डर रहा है। मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और तब मैं उनके साथ चल पाता हूँ। लेकिन दिल की धड़कन दिन के टाइम में बढ़ जाती है। मैं शमशान में आकर के अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा था। मेरे मन में ना जाने कैसे कैसे विचार आ रहे थे। मुझे लग रहा था यहाँ पर भूत प्रेत होते हैं। अब मुझे तो कुछ ऐसा भी अनुभव हो रहा था जैसे वहाँ पर भूत प्रेत मुझे दिखाई दे रहे हों। कोई पेड़ पर बैठा हुआ, कोई ज़मीन पर लेटा हुआ, कोई ऐसा कोई वैसा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। फिर मैं घबरा जाता हूँ। मैं कहता हूँ, भैया मैं नहीं जाऊँगा अंदर, मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ भूत प्रेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। भैया हंसते, कहते दिन का टाइम है, दिन में भूत प्रेत कहाँ दिखाई देते छोटे, तेरे दिमाग में डर बैठा हुआ है, ये डर का लक्षण है, चल बाबा जी के पास में। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब भूत मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई हंस रहा है। मैं डर जाता हूँ। आखिरकार हम बाबा जी की कुटिया में पहुँचते हैं। बाबा जी को भैया सब कुछ बता देते हैं। बाबा जी कहते हैं, वो लड़का कहाँ है। तब भैया मुझे आगे कर देते हैं, ये लड़का है जी। बाबा जी मुझे बिठाते हैं, कहते हैं, अब तू बता तेरे साथ में क्या क्या हुआ है। शुरू से कोई बात मुझसे मत छिपाना, अगर छिपाएगा तो यहाँ चला जा, फिर मैं तेरा इलाज नहीं कर पाऊंगा। मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ ट्रक ड्राइवरी की कहानी से, और आज भी जो शमशान में मुझे दिख रहा था सब कुछ बता देता हूँ। बाबा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा रह रही थी। मैं जब भी देख रहा था मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मुस्कुरा के पूछ रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे उनका मुस्कुराना उस टाइम में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। अब मैं क्या करूं। सब कुछ उनके सवाल का जवाब सही सही दे देता हूं। तब कहते हैं, चिंता मत कर, अभी समय ज़्यादा नहीं गुजरा है, अगर कुछ दिन और हो जाता ना तो मैं क्या, कोई भी तुझे बचा नहीं पाता। वो ऐसी ही है, ऐसे ही वो खेल खेलती है। जब भी उसको नौजवान कोई मिल जाता उसका मन का मर्जी का, अब उसको अपना पति समझने लगती है। उसको लगता है कि हाँ यही मेरी पति है, अब इसके साथ मुझे समय बिताना चाहिए। फिर उसको बीमार कर देती है या फिर उसको मार देती है और उसकी आत्मा को निकाल के अपने स्थान पर ले जाती है। अब फिर कुछ समय तक उसके साथ मनमानी करती है, अब फिर उसको भी भूल जाती है, फिर नए शिकार पर चल देती है, तुम्हारी तरह कोई नए नौजवान को पकड़ती है। ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा है। जब मैं उसकी कहानी को समझने की कोशिश करता हूँ और बाबा जी बताते हैं ना, तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। मेरे भैया तो डर गए थे। भैया हाथ जोड़ करके, बाबा जी अब क्या होगा, आप इलाज कर पाएंगे ना। तब बाबा जी कहते हैं, तुम ऐसी जगह पर आए हो, यहाँ से कोई निराशा में लौटता नहीं है। हाँ समय पर आ गए हो, अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं तो तुम्हें शमशान से बाहर निकाल देता, लेकिन अभी देर नहीं हुई है, मैं सब कुछ कर दूंगा। आखिरकार वो मेरा झाड़ फूक करने लगते हैं। झाड़ फूक वो तो ना जाने क्या कर रहे थे, अजीबो गरीब ढंग से। ऐसा झाड़ फूक तो मैंने कभी देखा नहीं था। कुछ चिता से भभूत ले आते हैं, पानी में घोल देते हैं, अब मेरे शरीर पर डाल देते हैं, जैसे कोई हल्दी का उपटन लगाता है ऐसा ही मेरे साथ में करने लगते हैं। और जब वो करते हैं मेरे शरीर में कुछ मिर्ची से लगने लगती है। तब कहते हैं, बता अब तुझे कैसा महसूस हो रहा है। मैं बताता हूँ कि मिर्ची सी लग रही है। फिर कहते हैं, कोई बात नहीं। फिर मुझे पानी से बोलते हैं, लोटा देते हैं, नहा ले, एक बार नहा ले। मैं नहाता हूँ, अब फिर वही काम करते हैं, भभूत ले आते हैं, पानी में घोलते हैं, और जैसे फिर उपटन मेरे शरीर में लगाया जाता है वैसे लगाते हैं। फिर मुझसे पूछते हैं, अब बता कैसा होता है। ऐसा 7 बार कर चुके थे। तब मुझे कुछ मिर्ची नहीं लगती। तब कहते, अब ठीक है, अब तू अपने घर जा सकता है, अब वो तुझे परेशान नहीं कर पाएगी। मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा था। मैं वो सवाल को पूछना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आखिरकार मैं सवाल पूछ बैठता हूँ कि बाबा जी, आपसे पहले हम एक तांत्रिक बाबा के पास में गए थे, वहाँ इलाज उन्होंने किया था, झाड़ फूक किया था, कुछ दिन तक हमारे घर में शांति रही थी, मेरे साथ भी रही थी, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। वही औरत मेरे सपने में आके बताती है कि तू कहीं भी जाएगा, झाड़ फूक करवाएगा, कुछ दिन तक तो सही रहेगा, लेकिन सब कुछ मैं बर्बाद कर दूंगी। वो जो झाड़ फूक करने वाले बाबा थे उनकी मौत हो चुकी है। क्या उसकी मौत में उस आत्मा, उस मतलब भूतनी का कोई हाथ है? तब बाबा आंखें बंद कर लेते हैं, कहते हैं, हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो मेरे पास से
ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब तो मैं उसको रसातल में करके रखूँगा। अब इसके बाद किसी नौजवान लड़के को पकड़ नहीं पाएगी, ना उसके करीब जा पाएगी। मैं ऐसा उसको करने ही नहीं दूंगा। आखिरकार हम लोग वहाँ से चल देते हैं बाबा का आशीर्वाद लेकर के। मेरे भैया कहते हैं कि कल आना होगा। तब बाबा मुस्कुरा कहते हैं, शमशान में क्या आएगा? शमशान में कौन आता है बेटा? शमशान में मुर्दे आते हैं, तुम तो जिंदा इंसान हो, तुम क्यों आओगे? जो मुर्दा है मैं अपने पास में रख लिया, तुम तो जिंदा इंसान हो, तुम अपने घर जा सकते हो, यहाँ पर दोबारा लौटने की कोशिश भी मत करना। वो मुझे और मेरे भैया को हड़का देते हैं। अब इसके बाद हम दोनों डरते हुए अपनी साइकिल पर बैठते हैं, अपने घर आ जाते हैं। सच कहूँ ना, उसके बाद वो जो दुख तकलीफ था ना, अब मेरे से सदा के लिए ख़त्म हो जाता है। ना तो मैं भयानक सपना देख पाता हूँ और ना मेरे साथ में वो औरत मेरे साथ में कोई खेल खेल पाती है। अब मैं उसका रहस्य भी जान चुका था कि आखिर वो है कौन। और सही में उस तांत्रिक बाबा का मौत का जिम्मेदार वही थी। उसी ने उस तांत्रिक बाबा को अब स्वर्गवासी बना दिया था। लेकिन वो फकीर बाबा या औघड़ बाबा कहूँ, अब उनकी जो ताकत थी अब उससे वो लड़ नहीं सकती थी। और वो औघड़ बाबा कहना था कि मैं उसको रसातल में पहुंचा दूंगा और आगे किसी नौजवान को तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगी। आखिर वो कर पाए या नहीं कर पाए ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी दुकान आज भी चलती है। मैं उसी दुकान पर बैठता हूँ। अब तो मेरे भाई साहब भी ट्रक का काम छोड़ दिए हैं और हमने उस दुकान को अब थोड़ा विस्तार दे दिया है। अब तो हम खाना पीना सुबह से हमारी दुकान शुरू हो जाती है और देर रात तक चलती है। अब वहाँ पर वो औरत हमें कभी भी नहीं दिखाई देती। अब तो मैं शादीशुदा हूँ, बाल बच्चेदार हूँ। तो दोस्तों, ये थी संजीव जी की अपनी भेजी हुई आप बीती। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई अपनी घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी, अपनी घटना को आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाइप का बटन को ज़रूर दबाइएगा। और दोस्तों, कई लोगों का शिकायत है कि नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल रहा है मेरी नई वीडियो का। मैं मानता हूँ कई बार ऐसा हो जाता है। अगर आपके पास मेरी नई वीडियो नहीं मिल पा रही है तो एक बार फिर मुझे अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे करके सेट कर दीजिए। अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो फिर एक काम जरूर कीजिएगा। जो आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, सब्सक्रिप्शन फीड में जाइए और वहाँ पर मेरी वीडियो नीचे में कहीं न कहीं जो नई वाली वीडियो है आपको ज़रूर नज़र आ जाएगी। ऐसा कुछ हो रहा है जो मेरा अनुभव बता रहा है, तो आप मेरी वीडियो को आसानी से ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।